आज हम लोग वैश्विक घटनाक्रम से ही एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। वह है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत और चीन के राज्याध्यक्षों के बीच राज्याध्यक्ष न कह के हम शासनाध्यक्ष कहें, क्योंकि प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष होते हैं। शासनाध्यक्षों के बीच आधे दशक के पश्चात द्विपक्षीय मुलाकात की। आधे दशक यानी लगभग 5 वर्षों के पश्चात यह मुलाकात दोनों देशों के बीच, दोनों पड़ोसियों के बीच हो रही है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि 2014 से सत्ता में आने के बाद 2019 के बीच मोदी और चिनफिंग जी के बीच 18 मुलाकातें हो चुकी थीं, और इस दरमियान इतने लंबे वक्त के पश्चात मुलाकात, द्विपक्षीय वार्ता कहीं न कहीं समय की स्थिति को, वस्तु स्थिति को स्वतः सिद्ध करती है, समय की नजाकत को स्वतः प्रदर्शित करती है। प्रश्न उठता है, विवाद का मूल प्रकरण क्या था? तो इससे आप पहले से अवगत हैं, किंतु संक्षेप में हम जो है पूर्वावलोकन करते हुए संबंधित विषय पर चर्चा करेंगे। मुख्य मुद्दा था गलवान प्रकरण। इससे पूर्व डोकलाम वाला प्रकरण था, तब भी भारत ने उसका व्यापक तौर पर विरोध किया था उस कदम का। तत्पश्चात गलवान में हिंसक झड़प हो जाता है, जिसमें लगभग 22 भारतीय सैनिक तथा 40 से 42 के बीच चीनी सैनिक शहीद होते हैं। उस दरमियान मूलतः भारत और चीन के बीच 7 पॉइंट को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था गलवान झड़प के पश्चात, जिसमें से विभिन्न बैठकों के दरमियान लगभग 7 पॉइंट पर हमारे बीच पहले ही एक कहा जाए कि अनौपचारिक सहमति बन चुकी थी, किंतु 2 पॉइंट पर सहमति को लेकर के परस्पर विवाद था, और वो 2 पॉइंट थे डेमचौक और देप्सांग का इलाका। विवाद क्यों था? तो चीन का कहना था कि भैया ये जो डेमचौक और देप्सांग का इलाका है, यह आज का समस्या नहीं है, यह 2019 की समस्या नहीं, गलवान झड़प की समस्या नहीं है, यह 2009 का प्रकरण है। तो 2009 वाले प्रकरण को आप क्यों आज बीच में ला रहे हैं? हमारी सरकार का कहना था कि भैया वो 2009 का प्रकरण हो या 1999 का प्रकरण हो, मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि ये भारत का प्रकरण है, और भारत का प्रकरण है तो हम अपनी हर प्रकरण पर, अपनी हम समस्याओं पर खुलकर बात करेंगे। हम 1-2 समस्याओं के समाधान से आप ये सोचिए कि हम दीर्घकालिक जो है समाधान की तरफ जाएंगे तो संभव नहीं है। चीन के द्वारा बीच में बार बार कहा जाता रहा कि हमें अपने व्यापारिक जो है आयामों को संतुलित करते हुए चलना होगा, अपने व्यापारिक रिश्तों को संतुलित करते चलना होगा, हमें अपने राजनीतिक रिश्ते को जो है संतुलित करते हुए चलना होगा। लेकिन भारत का इसमें साफ तौर पर एक्शन था कि भैया देखिए, बिना सीमा पर शांति के न तो हमारे व्यापारिक संबंध चल सकते हैं और न ही हमारे राजनीतिक संबंधों में किसी प्रकार की गतिशीलता आ सकती है। दोनों को लेकर के परस्पर आधे दशक से, या देखा जाए 4 सालों से कसमकस चल रही थी, खींचातान चल रहा था। अंततोगत्वा समय आया और भारत तथा चीन के शासनाध्यक्षों ने अभी हालिया ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो कि रूस में के कजान में संपन्न हुआ, उसमें दोनों के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। इससे पूर्व की सारी स्थितियां पहले ही स्पष्ट हो चुकी थीं, बस आवश्यकता थी केवल औपचारिक घोषणा की। किंतु अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि इस घोषणा के भी दरमियान बहुत विस्तार से चीज़ों पर परिचर्चा नहीं की गई है। अभी चीज़ों पर केवल कयासों का दौर ही चल रहा है, काफ़ी चीज़ें भी गोपनीय रखी गई हैं। बात आता है कि समझौते का कारण क्या है। तो इसमें पहला है, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण जहां तक मैं मान के चलता हूं, वह व्यापारिक नफा नुकसान। चीन का इस बीच कोविड काल के पश्चात, जहां शुरुआती दौर में कोविड काल का चीन ने अच्छा खासा इस्तेमाल किया, बाद में यही कोविड काल चीन के लिए भी समस्या बनने लगा। अधिकतर विश्व के देश कोविड काल के लिए चीन को दोषी मानने लगे, और यूरोप में भी इसका अच्छा खासा व्यापक प्रचार प्रसार चला। और जब ट्रंप महोदय अमेरिका में थे, तब तो खुल के कहते थे कि भैया ये सब कोरोना जो है चीन की देना है। बाइडेन महोदय आए, थोड़ी इनको शांति मिली, थोड़ी इनको खुशहाली मिली। तो इस प्रकार से जो है कोविड काल भी इसके लिए एक महत्वपूर्ण कारक था, एक बहुत पूर्ण जो है वो था। फिर
तत्पश्चात बाइडेन के आने से थोड़ी सी इनको राहत मिली, लेकिन अभी भी इनके प्रति जो एक नकारात्मक जो है रवैया बन चुका था वैश्विक देशों का, वह जारी रहा। अब इस बीच विश्व मार्केट में और भी उथला पुथली मची जब यूक्रेन का संघर्ष शुरू हुआ। इसी बीच जो है खाड़ी संघर्ष भी जो है उत्पन्न हो गया। तो कहीं ना कहीं चीन के लिए थोड़ी समस्याएं, थोड़ी चुनौतियां उत्पन्न हुई। कारण क्या है कि चीन एक बहुत बड़ा उत्पादक देश है। अगर उसको 100 यूनिट की आवश्यकता है तो 1000 यूनिट का उत्पादन करता है। अब 1000 यूनिट का उत्पादन करता है तो उसको सप्लाई करने के लिए, उसको खपाने के लिए बाजार की आवश्यकता है। अब बाजार की आवश्यकता है तो बाजार पहले यूरोप उनका हुआ करता था, अमेरिका में भी सप्लाई होती थी, लेकिन वहाँ से इनके सामने धीरे धीरे चुनौतियाँ उत्पन्न होने लगी। तत्पश्चात अब इन्होंने सोचा कि हम छोटे छोटे देशों को जो है मना के अपना काम कर लेंगे। पाकिस्तान को उन्होंने चुना, उन्होंने मालदीव को चुना, उन्होंने म्यांमार को चुना, उन्होंने नेपाल को चुना, उन्होंने बांग्लादेश पे भी डोरे डाले। लेकिन भाई ये छोटे छोटे मुल्क थे। पाकिस्तान की अपनी खुद की माली स्थिति ऐसी है कि जिसके पास आटे खाने के लिए नहीं, वो आपकी इकोनॉमी कैसे चलाएगा। नेपाल भी उतना संपन्न नहीं है जितना आप समझ के मान के चल रहे थे। वो सोच रहे थे कि नेपाल के माध्यम से हम भारत में व्यापार को जो है बढ़ावा देंगे, लेकिन भारत इस चीज़ को पहले से ही समझ चुका था। बात आ जाती है म्यांमार की, तो म्यांमार में भी आप कोई निवेश कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी जो है सेना और जो है आम नागरिक सिविलियन के बीच संघर्ष चल रहा है। अस्थिति की दौर, अस्थायित्व का दौर जो है वहाँ भी है। फिर बात आ जाती है कि आपके पास इस प्रकार से जितने भी मार्ग थे वो लगभग बाधित हो चुके थे। आपके पास एकमात्र मार्ग था कि भारत के जो बड़ा व्यापार है, उसका बड़ा बाजार है, उसका लाभ उठाया जाए। और चूंकि भारत ही इस समय अगर देखा जाए इस जो है दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे स्थिर अगर कोई जो है सरकार कहीं है, सबसे स्थिर शासन है तो भारत में ही है। और कहीं ना कहीं अभी भारत को चीन के झुकने का मूल कारण साबित हुआ। फिर बात आ जाता है कि वैश्विक चिंता। वैश्विक चिंता में क्या है कि भाई विश्व में इस समय भले ही चीन एक प्रकार से देखा जाए तो ठीक ठाक स्थिति से गुजर रहा हो, अभी उसके लिए स्वर्णिम काल है, लेकिन उसको पता है कि आने वाला समय हमारे लिए सुखद नहीं होने वाला है। क्योंकि यूक्रेन का संघर्ष, इजराइल और खाड़ी देशों का संघर्ष आज चल रहा है, लेकिन एक ना एक दिन उसका निदान होगा। जिस चीज़ की शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है। यह प्रकृति का नियम है, यह ईश्वरीय नियम है, शाश्वत नियम है। तो जाहिर सी बात है आज नहीं कल दोनों ही संघर्ष का समापन होगा। और आप जानते हैं कि अमेरिका संघर्षों की जननी है, यूरोप विश्व में संघर्षों की जननी है। चाहे ब्रिटेन का शासन रहा था तब वो संघर्ष का यही जो है सहारा लेते थे विश्व पर शासन करने के लिए, राज करने के लिए। वही नीति आज अमेरिका लेके चल रहा है। तो इनको पता है कि अफगानिस्तान से जब उन्होंने सेना को डिप्लॉय किया तो उठा के ले जाके यूक्रेन में फिर जो है जहर बोना शुरू कर दिया। फिर आज जो है इजराइल और खाड़ी देशों के बीच जहर बोया जा रहा है। तो अब यहाँ से जब जो है जहरवा की खेतियाँ काटेंगे तो उसको बोने के लिए, उस बिजवा को खपाने के लिए फिर उनको ज़मीन की आवश्यकता होगी। और ज़मीन की आवश्यकता होगी तो उनको पता है कि सबसे बेहतर उपजाऊ और उर्वर भूमि उनके लिए होगा ताइवान। और ताइवान होगा तो जाहिर सी बात है कि चीन और ताइवान के बीच कन्फ्लिक्ट होगा, वहाँ संघर्ष होगा। और उस संघर्ष में यूरोप और अमेरिका अपना पूरा हाथ बटाएंगे, इससे चीन अवगत है। तो वो नहीं चाहता है कि भारत के बीच एक लंबे जो है सीमा विवाद में हम उलझें और एक बड़ी शक्ति के साथ हम दोहरे मोर्चे पर सैन्य संघर्ष का हमें सामना करना पड़े। ये भी एक मूल कारण है। फिर बात आ जाता है कि पुतिन की भूमिका। तो इसमें व्लादिमीर पुतिन की भी भूमिका जो है एक प्रकार से देखा जाए अति महत्वपूर्ण है। पुतिन का इसमें अगर देखा जाए भूमिका या जो है महत्व, तो उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इन दोनों ही देशों के बीच समझौते में पुतिन की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पुतिन जो है चीन को समझाने में और भारत को समझाने में, दोनों को भी समझाने में जो है कामयाब हुए कि भैया आप लोगों का संघर्ष कहीं ना कहीं तीसरे को फायदा देने वाला है। फिर बात उठ जाती है कि फिर चीन के द्वारा इतना सारा मकड़जाल पाले जाने का मूल उद्देश्य क्या था। इतना सारा जो उन्होंने इतने दिनों से किया क्यों, 4 सालों से। तो उसका मूल कारण मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हमें वैश्विक देशों के साथ जो भारत की सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग इतने वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं कि हम विश्व देशों के साथ जो है समझौते में, विश्व देशों के साथ संबंधों में भी भावनात्मक स्तर पर उतर जाते हैं। हमें भावनात्मक स्तर से बचते हुए व्यवहारिक दृष्टिकोण का परिचय देना होगा। यह ध्यान देना होगा कि आज हमारा चीन के साथ हाथ तो मिला है, लेकिन दिल अभी भी दोनों के नहीं मिले हैं। और हमें चीन पर किसी भी प्रकार से भरोसा और विश्वास नहीं करना होगा, क्योंकि वह कभी भी भरोसे के लायक नहीं है। फिर चलिए हम बात कर लेते हैं कि चीन का उद्देश्य क्या था इस संघर्ष को पाले रखने का। तो मूल उद्देश्य था 370
सीमा पार कर भारत के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक और पीओके पर भारत की आक्रामकता, कहीं ना कहीं यह भी एक मूल कारण था जिसने चीन को भारतीय आक्रामकता को दबाने के लिए और भारत को एक प्रकार से देखा जाए तो डिसबैलेंस करने के लिए, ऐसा करने के लिए उद्योलित किया, उत्सुक किया। फिर बात आ जाती है जैसे 370 भारत ने हटाया, अब पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक भी उन्होंने कर दिया, पीओके पर जो है भारतीय नेताओं का द्वारा बार बार बयानबाजी, तो कहीं ना कहीं चीन को विचलित करने वाला था। चीन को पता है कि भैया देखिए इन सब मुद्दों पर अगर भारत इनका सोल्यूशन ढूंढेगा तो बाद में वह हमारी भी सीमा पर आएगा, उधर भी जो अपनी निगाह डालेगा, तो इसी में उसको उलझाए रखिए। फिर बात आ जाती है CPEC का जो है प्रोजेक्ट है, यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गलियारा। इसमें क्या है, तो भाई चीन कभी नहीं चाहेगा कि भारत जो है गिलगिट और बाल्टिस्तान की तरफ कदम बढ़ाए, क्योंकि इससे चीन के दोहरे नुकसान हैं। दोहरे नुकसान क्या हैं? पहला है CPEC को खतरा, गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके से ही गुजर के जो है CPEC इनका जा रहा है, उधर जो है गिलगिट बाल्टिस्तान बलूचिस्तान पीओके, यानी इन सब क्षेत्रों को जो कि विवादित क्षेत्र माने जाते हैं, जिस पर पाकिस्तान का चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे गिलगिट बाल्टिस्तान हो, चाहे पीओके हो, वह अनधिकृत जो है अधिकार है और यहीं से इनका CPEC जा रहा है। तो इनको पता है कि अगर भारत इधर कोई भी संभावित कदम उठाएगा, इधर कोई भी जो है किसी प्रकार के जो है दोनों देशों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी, तो इससे उनके जो प्रोजेक्ट है उसको खतरे में आ जाएगा, CPEC पूरी तरीके से खतरे में चला जाएगा। और दूसरा मूल कारण है कि भारत जिस दिन गिलगिट बल्टिस्तान और पीओके पर अपना अधिकार कर लेगा, उसका मध्य एशिया अफगानिस्तान से पारंपरिक और भौगोलिक तौर पे अगर देखें तथा जो है भौगोलिक तौर पे उसका पारंपरिक अपना फिर से संपर्क स्थापित हो जाएगा जैसे पूर्व में था, और इससे भारत को व्यापक आर्थिक और सामरिक तौर पर फायदा होगा, भारत के सामरिक और आर्थिक हितों की सिद्धि होगी। तो यह भी चीन के लिए एक बड़ी चिंता था, इसलिए चीन चाहता था कि भारत को इधर उलझा के रखा जाए, इधर उधर वह कोई ऐसा कदम उठाने से परहेज करे या बचे। फिर बात थी दोहरे मोर्चे पर युद्ध की चिंता को मूर्त रूप देना, यानी भारत की चिंता हमेशा दोहरे मोर्चे पर युद्ध की रही है, एक पाकिस्तान के साथ एक चीन के साथ। भारत हमेशा इस चीज़ को लेकर चिंतित रहता है कि अगर किसी भी मोर्चे पर संघर्ष खुलेगा तो हमें दूसरे मोर्चे पर भी संघर्ष का भय सदा बना रहता है। तो इस संघर्ष को चीन चाहता था कि मूर्त रूप दिया जाए, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुए, क्योंकि इन्होंने संघर्ष का पॉइंट तो खोल दिया, लेकिन पाकिस्तान जो इनके पाले हुए जो है पालतू हैं, वो भारत से जो है सीमा पर जो है संघर्ष विराम का समझौता कर लिए, और उसका मूल कारण था पाकिस्तान की डामाडोल, पाकिस्तान की गिरती हुई अर्थव्यवस्था और समस्याएं। अब बात आ जाती है कि ये तो कारण थे, इस बीच भारत की चिंताएं क्या देखने के लिए मिली, इन संघर्षों ने भारत को किस प्रकार से चिंतित किया और भविष्य के लिए किस प्रकार से जो है सतर्क रहने की प्रेरणा दी। तो इसमें मूलतः देखा जाए, संघर्ष के दौरान भारत को सैन्य व आर्थिक मोर्चे पर चीन के समक्ष अपने कमजोरियों का आभास हुआ, इसने आभास दिलाया। साथ ही आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियों का भी और आंतरिक मोर्चे पर हम कहें जो है चुनौतियों का भी भारत ने सामना किया, जैसे किसान आंदोलन के नाम पर खालिस्तानी चरमपंथ व वामपंथी षड्यंत्र का एक अच्छा खासा भारत में गठजोड़ देखने के लिए मिला, और कहीं न कहीं जो वामपंथियों का चीन के प्रति एक अद्भुत प्रेम था, अटूट रिश्ता जो है देखा जाए, अघोषित रिश्ता जो था वह देखने के लिए मिला, या कहीं ना कहीं भारत के लिए एक चिंता का, गहरी चिंता का विषय है। फिर तकनीकी मोर्चे पर सुरक्षा व तैयारी की आवश्यकता भी भारत को दिखी कि कहीं ना कहीं टेक्निक के मुद्दे पर, तकनीकी मुद्दे पर हम लोग चीन के समक्ष उन सुरक्षा तैयारियों से भी हम काफ़ी मीलों दूर हैं जिसकी हमें आवश्यकता है। जैसे इसमें ड्रोन तकनीकी हो गई, जिस मामले में चीन हमसे बहुत आगे है, बहुत अव्वल है, और इस समय विश्व युद्ध वैश्विक जो है सामरिक संघर्ष में ड्रोन की क्या भूमिका है, क्या अहमियत है, इससे हम अवगत हैं। फिर साथ ही साथ साइबर खतरा, जिस प्रकार से भी पेजर के माध्यम से इजराइल के द्वारा लेबनान में अच्छा खासा जो है तांडव मचाया गया, वह कहीं ना कहीं साइबर खतरे का एक बड़ा नमूना है। तो ये भी एक मूल कारण है। साइबर खतरे के माध्यम से कहीं ना कहीं विश्व की इकोनॉमी को डिसबैलेंस किया जा सकता है, यानी आज साइबर खतरा कई तरीके से देखा जाए तो बहुउद्देशीय तौर पर वैश्विक देशों के लिए खतरा बना हुआ है, और इस मामले में हम चीन से मीलों नहीं, हम कह सकते हैं सैकड़ों मील
दूर हैं। इस चीज़ को हमें स्वीकार करना पड़ेगा और इस चीज़ का हमें आभास भी हुआ इस संघर्ष में। फिर बात आ जाती है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में, अगर हम देखें तो भी हम चीन से बहुत ज़्यादा दूर हैं, चाहे सुपर कंप्यूटर का मसला हो, चाहे और भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब, इसमें हम लोग जो है बहुत पीछे हैं। और साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मामले में भी हम चीन से पीछे हैं। आज हम कहते हैं डिजिटल भारत, आप डिजिटल भारत की तरफ नहीं जा रहे हैं, मूर्ख मत बनाइए। आप डिजिटल यूजर बन के केवल रह चुके हैं। आपका कोई अपना प्लेटफॉर्म है? आप भीम ऐप चला रहे हैं, आप फला ऐप चला रहे हैं, आप दुनिया भर का ऐप चला रहे हैं, सब गूगल पे जो है जुड़े हुए हैं। आपका अपना क्या प्लेटफॉर्म है? अगर कल को गूगल जो है हमारे ऊपर कोई भी प्रकार का जो है नियंत्रण लगाना शुरू कर दे, कल को जो है किसी भी जो है खतरे में वो लोग हमको धोखा देना शुरू कर दें, हम क्या कर पाएंगे? हाथ मलते केवल रह जाएंगे। हमारा अपना भी कोई प्लेटफॉर्म है। आज चीन को देखा जाए तो गूगल के जो है सफेद उसका अपना प्लेटफॉर्म जो है खुला हुआ है। अन्य भी उस तरीके से देखा जाए तो आज वह कहीं ना कहीं जो है पश्चिमी देशों का जो एक प्रकार से इसमें एक वर्चस्व उसको खत्म करने में सफल हुआ है। वहाँ ना गूगल चलता है ना वहाँ फेसबुक। तो इस प्रकार से देखा जाए कि जो विभिन्न प्रकार के दुनिया भर के फड़े गले सामग्रियां हैं, जो वैश्विक देशों में एक प्रकार से देखा जाए नैरेटिव जो है नकारात्मक, वो भी फैलाने में बहुत जो है साबित हुए हैं। तो इन सारे चीज़ों में अगर हम देखें तो चीन हमसे कोसों मीलों आगे है और हमें भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो डिजिटल भारत की बात करते हैं, हम डिजिटल भारत नहीं है, हम डिजिटल यूजर बन के केवल बैठे हुए हैं। सारी चीज़ वैदेशिक हैं, बस उसको हम केवल यूज कर रहे हैं अच्छा खासा। तो यूजर बनने से कार्य नहीं चलने वाला है। आपको डिजिटल भारत बनाना तो वास्तव में इस दिशा में एक आवश्यक कदम उठाना पड़ेगा और इस चीज़ की भी कहीं ना कहीं हमें जो है वो खली बात आ जाती है कि भारत के लिए इस चुनौतियों में अवसर भी है। अवसर को अगर हम देखें तो हमें चाणक्य नीति के अनुसार कार्य करना होगा। इस समय हमारे पास जो है देखा जाए तो संघर्ष का कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है और हमें इस जो है शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल का अपनी शक्ति के संवर्धन में उपयोग करना होगा। और जाहिर सी बात है कि भारत आज एकमात्र ऐसा बड़ा देश है कि जिसको हर वैश्विक खेमा आज लुभाने की कोशिश में लगा हुआ है। हथियारों की आपूर्ति का मसला हो तो आज भारत, जब कभी हमारे पास संघर्ष था तो हमें हथियारों की बड़ी समस्या होती थी। आज अमेरिका भी हमें हथियार देने के लिए उत्सुक है। आज फ्रांस से भी हमें हथियार मिल रहे हैं, इजराइल से भी हमें हथियार मिल रहे हैं और इन सबके विरोधी रूस से भी हमें हथियार मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी हम एक संतुलन बनाने में कामयाब हुए हैं और यह समय की भी एक परिस्थिति की नजाकत की भी देन है, हमारी केवल कामयाबी ही नहीं, इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। फिर बात आ जाती है सामरिक वैश्विक मंचों पर भारत की स्थिति। तो उसमें अगर हम देखें तो क्वाड हो गया, ब्रिक्स हो गया। जिस प्रकार से देखा जाए ब्रिक्स आज पश्चिमी देशों के विरोध में उभरता हुआ एक संगठन है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। और क्वाड वह मूलतः चीन को लक्षित करता हुआ एक संगठन है। तो इन दोनों ही संगठनों में न केवल हम सदस्य हैं अपितु हमारी एक महत्वपूर्ण स्थिति भी है। क्वाड में भी हम एक महत्वपूर्ण जो है सदस्य हैं और ब्रिक्स में भी हमारी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति है। तो इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो दोनों ही पक्षों में हमने केवल संतुलन स्थापित करने में जो है सफल हुए हैं, अपितु दोनों ही पक्षों की उसमें हमारी एक महत्वपूर्ण स्थिति भी है। बात आ जाता है कि हम जो है अब समय बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, हम सीमित शब्दों में इसका एक निष्कर्ष इसी प्रकार निकाल सकते हैं कि वस्तुतः संकट का यह काल भारत के लिए सामरिक दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस समय और का अवसर का उपयोग हमें अपनी जो है कहा जाए कि आंतरिक समस्याओं, वैश्विक समस्याओं के दीर्घकालिक हल खोजने में लगाना चाहिए। और इसी के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं।